हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ये पेपर 1 का सीटीपी का क्वेश्चन है, इसे ही आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ये जो पेपर है वो 16 दिसंबर 2021 का पेपर है, जो अभी ऑनलाइन हुआ था इस साल में। उसी का पेपर एनालिसिस हम करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या नया था, क्या पुराना था, वो सभी हम आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो विकास की प्रक्रिया में बारे में सही है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। दूसरा ऑप्शन है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तीसरा है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विभिन्नताएँ होती हैं। और ऑप्शन चौथा है विकास केवल वातावरणीय कारकों पर निर्धारित होता है। तो ऑप्शन 3 सही है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विभिन्नताएँ होती है। विकास जो है वो हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट का विकास पर 50-50 प्रभाव दोनों का पड़ता है, ना कि केवल एक का। इसलिए हमारा ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। इनमें से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। ऑप्शन 2 है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। ऑप्शन 3 है 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। ऑप्शन 4 है दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। तो ऑप्शन 1 सही है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। इसमें बच्चों को 2 प्रकार से क्वेश्चन सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए यह ऑप्शन विवेचनात्मक चिंतन के रूप में सही है। अगला क्वेश्चन है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर सुस्पष्ट रूप से जोर देता है। तो विकास का चरणीय सिद्धांत किस पर जोर देता है। ऑप्शन 1 है विकास की निरंतरता। ऑप्शन 2 है विकास की अनिरंतरता। तो ऑप्शन 2 ही हमारा यहाँ सही है, विकास की अनिरंतरता पर विकास का चरणीय सिद्धांत स्पष्ट रूप से जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो ऑप्शन है इसमें बच्चों का अधिगम से जुड़ाव किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, पारिवारिक समाजीकरण, दूसरा है समकक्षी संबंधों, तीसरा सांस्कृतिक मूल्य व चौथा बच्चों का आत्मसम्मान। इसमें चारों दे रखे हैं और इसमें से ऑप्शन कोड के रूप में है, चयन करना है तो केवल 4 सही है, 2 और 4 सही है, 1, 2, 3 और 4 सही है, या फिर 1 और 3 सही है। तो यहाँ हमारा सही कथन 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। जो चारों कथन दिए हैं ये सभी बच्चों के विद्यालय में विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बच्चों का अधिगम के जुड़ाव प्रभावित होता है इन चारों से, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की बात की है, तो इसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकात्मक खेल से जुड़ा है, तो प्रतीकात्मक खेल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ में बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए गए कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो बालिका जो है प्रतीकात्मक खेल कर रही है, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा है, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में कौन सा सम्मिलित है। ऑप्शन 1 है नैतिक विकास के चरणों का रूप सार्वभौमिक होता है। ऑप्शन 2 नैतिक विकास के चरण चिंतन में निरंतरता होती है। तीसरा है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर। तो ऑप्शन 1 सही है, नैतिक विकास के चरणों का रूप सार्वभौमिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र को ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका ऑप्शन है अध्यापन में और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्यापन के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए, या फिर प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए। तो ZPD का प्रयोग जो है अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ हमारा।
अध्यापन और मूल्यांकन ZPD से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन है अवलोकन अधिगम, पाठ द्वंद्वात्मक अधिगम या फिर अनुकूलन। तो इसमें से अध्यापिका जो है आधा हल किया हुआ क्वेश्चन बच्चों को देती है, तो वह है पाठ से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो प्रगतिशील कक्षा के माहौल के अनुसार कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, 2 है भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, 3 है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, ऑप्शन 4 है अध्यापक का बाह्य अनुशासन कायम करना। तो ये बाहरी अनुशासन जो कायम करना ये गलत बात है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। 1, 2 और 3 ऑप्शन तीनों सही हैं हमारे। अगला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक न करे, क्योंकि क्यों आवश्यक है यह कि बुद्धि लब्धि के आधार पर शिक्षक बच्चों को पृथक यानी कि अलग न करे? ऑप्शन है यह अध्यापक के लिए सुविधाजनक है, ऑप्शन 2 है यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, या फिर ऑप्शन 3 है यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, और ऑप्शन 4 हम देख ले। ऑप्शन 4 है बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो जो ऑप्शन चारों दे रखे हैं तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। बुद्धि लब्धि की संकल्पना अस्थायी नहीं होती है, यह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। बाकी 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन गलत है। अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता बुद्धि लब्धि, ये गलत बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर से जुड़ा हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कक्षा में अलग अलग अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल क्यों जरूरी है? ऑप्शन है यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, ऑप्शन 2 है यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ऑप्शन 3 है यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, ऑप्शन 4 है यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, तो इसमें से बहुबुद्धि उन्होंने कहा है, तो ऑप्शन 1 सही है, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। 2, 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.5 से 2.5 साल के उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो 1.5 से 2.5 साल के जो बच्चे हैं द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहते हैं उनके? ऑप्शन है वाचन का अधिविस्तारण, ऑप्शन 2 तार प्रसिद्ध वाचन, नौवाद या बकवाद। तो यहाँ हम ऑप्शन 2 सही है, तार प्रसिद्ध वाचन कहते हैं द्विशब्दीय उच्चारणों को बच्चों के। पहला, तीसरा और चौथा गलत है, ऑप्शन 2 हमारा सही है, तार प्रसिद्ध वाचन द्विशब्दीय उच्चारण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है? तो ये कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन है लैंगिक विभेदीकरण, दूसरा लैंगिक रूढ़िवाद, तीसरा दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद, या फिर चौथा लैंगिक स्थिरता। तो यहाँ जो है ये कथन लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन 2 सही है हमारे यहाँ पर। ऑप्शन 1, 3 और 4 ये तीनों गलत हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसीटेट के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? तो प्रगतिशील कक्षा में किस मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है पूछ रहा है। ऑप्शन है अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, तीसरा है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो प्रगतिशील कक्षा में किस प्रकार का मूल्यांकन नहीं होता है? तो ऑप्शन 3 सही है, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन के आश्रय गलत है। केवल जहां लिख दिया वो समझिए तो नेगेटिव क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 गलत है।
और 1, 2 और 4 जो है वो सही है। इसका इस्तेमाल प्रगतिशील कक्षा में होता है। और ऑप्शन 3 का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन का आश्रय दिया है, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रमों में समावेशित करने के लिए अध्यापक क्या कर सकता है? ऑप्शन है शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, तीसरा सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, या फिर चौथा है विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो ऑप्शन 2 सही है, शिक्षा में साम्यता। इसे समावेशित अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित कर सकता है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही है, शिक्षा में साम्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ है पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? गणितीय क्रियाओं को समझने में छात्र जो है वो समस्या का सामना कर रहा है, तो यह वैफल्य से जुड़ा है, क्योंकि गणितीय क्रियाओं को अधिगम इसे डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन 2 सही है, गणितीय वैफल्य इसे कहते हैं, यानी कि डिस्कैलकुलिया जो है वो गणितीय क्रियाओं को समझने में छात्रों को इसमें दिक्कत महसूस होती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही है, डिस्कैलकुलिया इसे कहते हैं, और गणितीय वैफल्य भी इसे ही कहते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन 2 सही हो रहा है। अगला प्रश्न है एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो श्रव्य बाधित विद्यार्थी जो है यानी कि सुनने में अक्षम है वो बालक, तो उसके लिए कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? ऑप्शन है वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, दूसरा है पढ़ते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, तीसरा मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, या फिर चौथा है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथा जो है मुख्यतः मौखिक, जब बालक श्रव्य बाधित है तो वो सुन कैसे सकता है, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ गलत हो जा रहा है। बाकी के तीनों 1, 2, 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। यहाँ पर वीडियो सुन सकता है बालक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? तो किस कक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण अध्यापक वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? ऑप्शन है लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली का प्रोत्साहित करना, तीसरा है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। तो ऑप्शन 1 सही है, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था करना गढ़ित पूर्वाग्रहों को उजागर कर रहा है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन दे रहा है सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? ऑप्शन है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के में सम्मेलन के, दूसरा मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, तीसरा परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, या चौथा है अभिसारित सोच सीखने के। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहिए, जिसे इसे ही हम सृजनात्मकता भी कहते हैं। सृजनात्मकता में बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21, एक संरचनात्मक कक्षा में विद्यार्थी की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो विद्यार्थी की संज्ञानात्मक सुविधा को किस प्रकार सुसाधित कर सकते हैं? ऑप्शन है बच्चों का वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, तीसरा बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, या फिर बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन चुनने वाले हैं
कौन से ऑप्शन सही है हमारे? तो बच्चों के वार्तालाप द्वारा ये सही है, अध्यापक के संवेगों द्वारा ये भी सही है, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध भी सही है। और चौथा ऑप्शन जो है बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन, नहीं, अनुशासन का प्रयोग हम नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही हैं, चौथा गलत है। अगला प्रश्न है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? यह ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑप्शन है स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। इससे बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। तीसरा है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। चौथा है, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धिलब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो इसका क्या कारण सही हो सकता है? पहला जो है वो गलत है, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थ विभेदीकरण है तो गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सिखाने में असफल होता है। अगला प्रश्न है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्यों से जोड़कर पढ़ाया जाना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। या फिर चौथा है अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकें। तो परिभाषा द्वारा पढ़ाना ये गलत बात है, और पाठ्य पुस्तक से ज्यों का त्यों लिखना ये भी गलत हुआ। और चौथा ऑप्शन जो है अच्छे से रट लेना, रटना तो बिल्कुल भी गलत है, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन 2 सही है। बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाया जाना सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो बच्चों में असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन है, कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। दूसरा है, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तीसरा, असफलता और त्रुटियाँ बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। या फिर चौथा है, भय का एहसास कराने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो ऑप्शन 3 सही है, असफलता और त्रुटियाँ जो है बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। हाँ, यही क्वेश्चन है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्यों? इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है। चौथा ऑप्शन है, इससे आंतरिक और बाह्य दोनों अभिप्रेरणाएँ क्षीण होती है। तो पुरस्कार देने से किस प्रकार की अभिप्रेरणा जो है यहाँ क्षीण यानी कि कम होती है? तो पुरस्कार देने से आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, यानी कि विद्यार्थी भीतरी रूप से कुछ भी कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होगा। पुरस्कार देने से वो पुरस्कार के लालच में ही कार्य करेगा, पढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन 1 सही था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अभिलक्षणों, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? क्वेश्चन ऑप्शन है, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन। दूसरा, क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। तीसरा, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता। चौथा, अभिसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता। तो पहला सही है, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन सही है। यह उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 है ये, शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित विद्यार्थियों के सफलता असफलता के विचार को अक्सर उनके सीखने की अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा इसमें से कथन सही है? कथन है, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती है। दूसरा है, शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। तीसरा है, शिक्षक को बच्चों की प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर चौथा है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन 1 सही है, शिक्षक की उपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है।
शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती है वही बच्चों को सीखने के लिए बेहद प्रभावित करती है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। ऑप्शन है, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, दूसरा पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर, तीसरा बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, या फिर बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। तो समय सारणी का अनुपालन गलत है। इस पुरस्कार एवं सजा का उपयोग करना भी अनुशासन रखने के लिए गलत है। बच्चों के संवेगों और सीखने की प्रक्रिया को हिस्सा बनाकर उन्हें सकारात्मक माहौल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। ऑप्शन है, हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों की आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों को सीख मिलती है। दूसरा, हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों का स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। तीसरा है, नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं। तो ऑप्शन 3 ही सही है। एक शिक्षक को सत्ताधारी व्यक्ति बनने पर बच्चे जो हैं उनसे प्रश्न नहीं कर पाते, उन्हें हिचकते हैं प्रश्न करने में, कहीं वो डांट न दे इसलिए। तो ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। तो ऑप्शन है, हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। तीसरा है, गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, इसे हमेशा सुधारना चाहिए। या फिर चौथा है, बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। बच्चों की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, रोज़ ऐसे ही PYQ हमारे साथ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर भी करें इसे अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।